So good afternoon all of you. Let's start the class. Can't wait for a long time. So कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरा देखा. वहाँ पे हमने देखा कि ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया तो पूरा कवर किया. उसके बाद हमने oogenesis देखा था और मैंने आपको कहा था कि oogenesis और folliculogenesis दोनों पैरेलली चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं ना. तो आपको बोला था कि आप जो भी oogenesis का स्टेप पढ़ रहे हो उसको ध्यान से याद रखना ताकि जब आज ये folliculogenesis पढ़ें तो उसको कंपेयर करते हुए चलेंगे. ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी एंड फॉलिकुलोजेनेसिस. तो फॉलिकुलोजेनेसिस होगा अपना साइट ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस इज ओवेरी, राइट. तो ओवेरी के अंदर ही फॉलिकुलोजेनेसिस होगा. तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी भी देख लेंगे और अंदर किस प्रकार से फॉलिकल्स बन रहा है और कैसे एग मैच्योर हो रहा है फॉलिकल के साथ साथ, वो पैरेलली हम देखेंगे. सबसे पहले ओवेरी को देख लेते हैं. तो ओवेरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. जैसे मेल में टेस्टिस वाज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वैसे ही फीमेल में ओवेरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप किसको बोले थे? आप मेल में टेस्टिस को बोले थे. तो टेस्टिस में क्या हो रहा था? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, मींस गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि वहाँ पे हार्मोन्स भी बनना चाहिए. उसी को आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलोगे. रेस्ट ऑल आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. जो फैलोपियन ट्यूब, आप इन्फेंटिबुलम, एम्पुला, स्टमस, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, ये सब जो आप पूरा पार्ट देखें वो सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है. ठीक, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या होना चाहिए? गैमेटोजेनेसिस. तो यहाँ पे oogenesis होगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, हार्मोन्स बनना चाहिए. तो फीमेल हार्मोन का नाम क्या है? फीमेल हार्मोन्स. तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा. एक है एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन. एक है एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन, फीमेल हार्मोन ओवेरी से बनेगा. तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस भी हो रहा है, ओवम का एक मैच्योर एग का फॉर्मेशन भी हो रहा है, हार्मोन्स भी बन रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. सो वी कैन से दैट ओवेरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट. तो ओवेरी को अगर आप क्रॉस सेक्शन काट के देखो तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट जो ओवेरी को कवर कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मीजो ओवेरियम. क्या बोल रहे हैं? मीजो ओवेरियम. आप अभी 1 घंटे बाद क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला. मीजो ओवेरियम किसका पार्ट है? बोलने से ओवेरी का पार्ट है. उसके बाद जो ये सेल्स दिख रहे हैं जो ओवेरी के अंदर में है ना, फर्स्ट लाइनिंग जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, है ना. यहीं से जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे, इसी में माइटोसिस होके oogonia बनेगा, राइट. तो oogonia बनेगा और अंदर आ जाएगा. चलो ठीक है, कल देखे थे कि oogonia का फॉर्मेशन इंट्रा यूटेराइन लाइफ एम्ब्रियो में ही 24 सप्ताह के आसपास हो चुका था. कितना oogonia बना था? 7 मिलियन oogonia बना था. ठीक है. oogonia किससे बन रहा है? जर्मिनल एपिथेलियम के माइटोसिस होके बन रहा है. ठीक है, तो ये पूरा जर्मिनल एपिथेलियम हो गया. उसके बाद अगर देखें तो इनिशियल यहाँ पे आपके पास आर्टरीज आ रहे हैं, वेंट्स आ रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स आ रहे हैं. ये सब इंसर्ट होंगे ओवेरी में एक प्लेस से. उस प्लेस को हम बोलते हैं हाइलम. ये जो प्लेस है जहाँ से सब इंसर्ट हो रहे हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम के ट्यूब्स, इस प्लेस को हम क्या बोल रहे हैं? हाइलम. ठीक है. हाइलम इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द आर्टरीज, वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स इंटर्स इनटू द ओवेरी, राइट. ये पॉइंट आ गया. तो हाइलम इज ए जंक्शन. हाइलम को क्या बोलते हैं? जंक्शन है समझो, जहाँ पे सबके सब इंटर ले रहे हैं. ये आपको किडनी में पढ़ोगे, किडनी में भी स्ट्रक्चर होगा तो किडनी में देखोगे वहाँ से आर्टरी, वेसल जहाँ से घुस रहे हैं उस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं. ठीक है, तो ये हाइलम हो गया. कॉमन है, मतलब बायोलॉजी की टर्म है जंक्शन मतलब. ठीक है, हाइलम से ब्लड वेसल्स, आर्टरी सब इंटर कर रहे हैं. उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ओवेरी के पूरा जो ये पार्ट दिख रहा है, अंदर में जो फ्लूइड है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, तो ऐसे ये जो पूरा फ्लूइड है अंदर में, लिक्विड है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा. क्या बोलती है इसको? ओवेरियन स्ट्रोमा.
स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, देखना आउटर ये जो पूरा थोड़ा सा ये पार्ट है ना, ये अंदर का ब्लू लाइन से आपको दिख रहा हो, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये है मेड्यूला, और बाहर वाला जो पार्ट है साइड साइड में वो क्या है, कॉर्टेक्स। तो अपन लिख सकते हैं ये बाहर का पार्ट क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स, और अंदर का पार्ट ये वाला क्या हो जाएगा, मेड्यूला। तो आप ये देखिए कि ओवेरियन स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला एक तो पेरीफेरी में जो आउटर साइड में है वो है कॉर्टेक्स, और अंदर में जो है वो है मेडुला। इवेंचुअली आप कोई भी ऑर्गन को कट करो, थाइमस, स्प्लीन, आप ऐसा ही पार्ट पाओगे कि बाहर की ओर कॉर्टेक्स है और अंदर की ओर मेडुला है। तो ये कॉमन है, ये कंसेप्ट इसको सीख लो कि बाहर हमेशा कॉर्टेक्स होता है, अंदर साइड में पीछे मेडुला है, ठीक है। तो ओवेरियन स्ट्रोमा दो पार्ट, कॉर्टेक्स, मेडुला, ठीक। उसके बाद देखो स्ट्रोमा के कुछ सेल आपके पास जर्माइनल एपिथेलियम से मान लो कि ओगोनिया बन गया है। ओगोनिया अभी क्या होगा, डिवीजन, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा और प्राइमरी oocyte बनाना चालू कर देगा। तो प्राइमरी oocyte बना, और प्राइमरी oocyte को ओवेरियन के स्ट्रोमा के कुछ सेल्स, फ्लैट सेल, कैसे सेल, फ्लैट सेल क्या कर लिए, कवर कर लिए। तो ये पहला डायग्राम दिख रहा है आपको, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 नंबर, ठीक है। ये जो पहला चीज दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या चीज है, इट इज ए प्राइमरी oocyte कवर्ड बाय फ्लैट सेल्स ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यही है, स्ट्रोमा के कुछ सेल्स राउंड होके इकट्ठा होके कलेक्ट होके प्राइमरी oocyte को कवर कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोले, प्राइमोडियल फॉलिकल। अब ये सेल धीरे से, ये फ्लैट थे, चपटे थे, अभी ये क्या बन जाएंगे, कॉलमनर शेप के बन जाएंगे। किस शेप के बन जाएंगे, कॉलमनर बनने से कुछ लंबे लंबे कॉलम शेप के सेल को क्या बोलते हैं, कॉलमनर सेल। तो ये कॉलमनर सेल बन जाएंगे, और जो प्राइमरी oocyte है ये एक मेम्ब्रेन सीक्रेट करेगा। तो देख रहे हो कि आप ये ब्लैक डार्क करके मैं आपको बनाया हूँ, है ना। तो ये लेयर जो प्राइमरी oocyte ने सीक्रेट किया है इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसको मैं लिख रहा हूँ, ये जोना पेलुसिडा। क्या है ये, सर इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या चीज है, ग्लाइकोप्रोटीन है। किसने बनाया है, प्राइमरी oocyte ने बनाया, सीक्रेट किया है। और जो स्ट्रोमा के फ्लैट सेल थे वो कॉलमनर हो चुके हैं, और इनको आप बोल रहे हो अभी फॉलिकुलर सेल। इनको क्या बोल रहे हो, फॉलिक्यूलर सेल, ठीक। दो चीज देखें यहाँ पे कि प्राइमोडियल फॉलिकल के फ्लैट सेल कन्वर्ट होकर कॉलमनर शेप अटेंड किए। कॉलमनर शेप के जो सेल्स हैं उनको आपने फॉलिकुलर सेल बोला, और कॉलमनर सेल के नीचे प्राइमरी oocyte के ऊपर एक नया ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन का सिंथेसिस हुआ, किसने किया, प्राइमरी oocyte ने किया। तो इसको हमने क्या बोला, जोना पेलुसिडा, ठीक। ये हो गया क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये प्राइमोडियल फॉलिकल था, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी फॉलिकल। तो इसी की फॉलिकुलर सेल के बाजू में ब्रैकेट लेके लिख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। अभी ये प्राइमरी oocyte चल रहा है। प्राइमरी oocyte समझो कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अभी ये कंप्लीट करने वाले हैं ना। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन आपको याद होगा डिप्लोटिन स्टेज में लटके थे, वो कंप्लीट करके ये सेकेंडरी oocyte बनेंगे धीरे से, है ना। तो आगे चलते हैं। अब ये जो कॉलमनर फॉलिकुलर सेल्स हैं ये धीरे से प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट मींस विभाजन करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, और इनका नंबर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है आपको, ये कॉलमनर जो फॉलिकुलर सेल थे इन्होंने मल्टीप्लाई किया, प्रोलिफरेट किया, और पूरा एक लेयर से प्राइमरी oocyte को कवर कर लिए। अब इस लेयर को, पूरे मास ऑफ सेल को हम क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या बोल रहे हैं इसको, मेम्ब्रेना, यहाँ ले लेता हूँ, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। किसको बोल रहे हैं, जो ये फॉलिकुलर सेल ने डिवाइड किया और मास ऑफ सेल बनाया, किसके बाजू में, प्राइमरी oocyte के बाजू में। इसको हमने क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इसको आप बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। तो इसको हम लिख ले रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल।
ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल के अब धीरे से क्या हो रहा है ध्यान से सुनिए। सेकेंडरी फॉलिकल के जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स हैं, बाहर की ओर जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये धीरे धीरे कंडेंस होने लगते हैं। कंडेंस मतलब इकट्ठा होने लग रहे हैं। कंडेंस होके एक लेयर बना लेंगे बाहर। कंडेंस होके क्या बना लेंगे? लेयर बना लेंगे। उस लेयर को बोलेंगे थीका इंटरना। उस लेयर को क्या बोलेंगे? थीका इंटरना। सेकेंडरी फॉलिकल में बनना स्टार्ट हुआ है। विजिबल दिखेगा कब? ये बन के टर्सरी और लास्ट वाले ग्राफियन फॉलिकल में दिखेगा। ठीक है, तो अभी आप ये समझ लो कि सेकेंडरी फॉलिकल में मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा के आउटर सेल जो है वो कंडेंस होके एक थिक लेयर बना रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? थीका इंटरना। क्या बोल रहे हैं? थीका इंटरना। अगले डायग्राम में लास्ट में दिखाऊंगा थीका इंटरना किसको बोल रहे हैं। थीका इंटरना एक हार्मोन बनाएगा। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन बनाएगा? एस्ट्रोजन। तो बराबर क्वेश्चन आता है ये वाला, एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय थीका इंटरना। ठीक है, तो एस्ट्रोजन बना दिया थीका इंटरना। उसके बाद थीका इंटरना बनने के बाद भी स्ट्रोमा से कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू थीका इंटरना के ऊपर कलेक्ट होना चालू होंगे और वो बनाएंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बोल रहा हूँ थीका इंटरना के ऊपर डिपोजिशन होना चालू होगा, कलेक्ट होना चालू होंगे और वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। तो ये बनना चालू हुआ है। दो लेयर बन रहा है। देखो एक थीका इंटरना और उसके बाहर बन रहा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, जिसको बोल रहे हो थीका एक्सटर्ना। तो ये दोनों लेयर विजुअलाइज होगा प्रॉपरली टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में क्या हो रहा है? देखो ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स इकट्ठा होकर बीच में एक क्या बना रहे हैं? कैविटी बना रहे हैं। बीच में एक क्या बना रही है? छोटा सा कैविटी बना रही है। इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम क्या है? इट इज ए फॉलिकुलर फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी। फॉलिकुलर फ्लूइड मतलब लिक्विड है, फ्लूइड कंटेनिंग सैक। सैक मतलब एक थैला जैसा, पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें फॉलिकुलर फ्लूइड है। फॉलिकुलर फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी को क्या बोलते हैं? बोलने से एंट्रम बोलते हैं। आप ये बताओगे एंट्रम कौन से फॉलिकल में विजुअलाइज होता है? बोलने से क्या बताओगे? टर्सरी फॉलिकल में। किसमें दिखेगा? टर्सरी फॉलिकल। तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, तो एंट्रम आपको विजिबल हुआ किसमें? टर्सरी फॉलिकल में। व्हाट इज एंट्रम? एंट्रम इज ए फॉलिकुलर फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी। उसके बाद ये और मैच्योर होगा, है ना? ये मैच्योरेशन चल रहा है। फिर से देख लो, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ये लास्ट वाला आपके पास आ गया ग्राफियन फॉलिकल। इसको क्या लिख रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ये सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल है, सबसे मैच्योर फॉलिकल। मैच्योरेशन ये क्या चल रहा है? फॉलिकल मैच्योरेशन चल रहा है ना, तो ये सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल है। मैच्योर्ड फॉलिकल में क्या होता है? आप देखो एक एंट्रम जो कैविटी था, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये पूरा एनलार्ज हो गया और पूरा सेंटर पोर्शन कवर कर लिया, जिससे जो ऊ साइड था, ऊ साइड कहाँ आ गया? एकदम साइड में आ गया, पेरीफेरी में आ गया ना। ये ऊ साइड यहाँ पे पेरीफेरी में आ गया और ये ग्रैन्युलोसा के सेल्स सेपरेट होके दूर जाके एक बड़ा सा कैविटी बना लिया, जिसको अभी भी क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। ये लार्ज कैविटी है। इसी को अगर बड़ा सा कैविटी दिखता है, इट मींस कि फॉलिकल मैच्योर हो गया है। ये इसका सिग्नेचर सीक्वेंस है कि लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम विजुअलाइज, इट मींस इट इज ए ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर्ड फॉलिकल है। ठीक है, अब इसको दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार बता रहा हूँ। ये प्राइमरी oocyte था। प्राइमरी oocyte यहाँ पे प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte पहुँचते पहुँचते लगभग जो डिप्लोटिक स्टेज में लटका हुआ था मेयोसिस 1 में, वो कंप्लीट हो गया, है ना। टर्सरी, सेकेंडरी टर्सरी तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया? जो डिप्लोटिक स्टेज में लटका हुआ था प्रोफेस 1 के, है ना, वो कंप्लीट हो गया। तो एक पोलर बॉडी बना था छोटा सा, और जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं गया था, और दूसरा क्या बना था? सेकेंडरी oocyte बना था। और सेकेंडरी oocyte में फिर स्टार्ट हो गया कौन सा? मेयोसिस 2 डिवीजन। तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर मेयोसिस 2 स्टार्ट हो चुका है। मेयोसिस 2 स्टार्ट होके मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो चुका है। मेटाफेज 2 अरेस्टेड oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है। और इस कौन से फेज में अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अब ये
रिलीज होगा। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर्ड फॉलिकल मतलब नाउ फॉलिकल विल रप्चर, रप्चर होगा मतलब फटेगा, फटेगा तो ये एक क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा बाहर। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ओवुलेशन। क्या बोल रहे हैं इसको, ओवुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जोड़ेंगे थोड़ी देर में। तो इस प्रोसेस द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी या फिर सीलोम, कल आपको बताया था कि सीलोम में रिलीज होता है ना, इज कॉल्ड एज ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन हो गया तो ये आपके पास आ गया आपका रिलीज सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज जो है इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले आपके पास अंदर में सेकेंडरी oocyte आपको दिख रहा है, सेंटर में है, मान लो दिख नहीं रहा तो भी समझो कि जो यहाँ पे अपन बना रहे थे वही चीज यहाँ पे है, सेकेंडरी oocyte। इसके बाहर में कौन सा लेयर है सर, आप बताएं कि इसके बाहर में जोना पेलुसिडा का लेयर है। कौन सा लेयर है, जोना पेलुसिडा का लेयर है। जोना पेलुसिडा के लेयर के बाहर में जो ये मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल दिख रहे थे, जो सेकेंडरी oocyte के क्लोज पास में थे, वो सेल थोड़े बड़े हो जाएंगे, है ना। वो सेल थोड़े क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे और इलांगेटेड, इलांगेटेड मतलब लंबे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और उन सेल को आप बोलोगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोलोगे उसको, कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा कहाँ से आया है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल से इलांगेट होकर बड़े बड़े सेल बन के कोरोना रेडिएटा आया है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो ये जो सेकेंडरी oocyte मैच्योर्ड रिलीज हुआ है उसमें आपके पास जोना पेलुसिडा है और उसके बाहर में कोरोना रेडिएटा का लेयर है, ठीक है। ये बात यहाँ तक याद रखना। ओवुलेशन हो गया, एक रिलीज हो गया सर, बाकी बचे हुए मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल का क्या होगा, तो वो क्या करेंगे, बाकी बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये देखो ये ब्लैक ब्लैक पार्ट जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से ओव रिलीज होकर बाहर गया है। बाकी जो ये सेल बना है, बचा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे यंग कॉर्पस ल्यूटियम, यंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये धीरे से और मैच्योर होगा, थोड़ा बड़ा होगा, प्रॉपर्ली अरेंज होगा, उसके बाद इसको बोलोगे मैच्योर्ड कॉर्पस ल्यूटियम, मैच्योर्ड कॉर्पस ल्यूटियम। मैच्योर्ड कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का एक फंक्शन है। अभी देखो कॉर्पस ल्यूटियम ये टेम्पररी, टेम्पररी मतलब क्या होता है, अस्थायी, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है विच सीक्रेट्स हार्मोन, ये कुछ हार्मोन बनाएगा। इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। इसी को आप प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हो। विच इज प्रेगनेंसी हार्मोन बोलने से क्या बोलोगे, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखेंगे वहाँ पे समझ में आएगा इसका रोल। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनाया है, आफ्टर ओवुलेशन मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा के सेल्स ने बनाया है कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी चल रहा है, प्रेगनेंसी चल रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। इतना बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा और सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बनाना है और प्रोजेस्टेरॉन कौन बना के देगा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर प्रेगनेंसी हुआ फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। सेकंड कंडीशन कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये डीजनरेट हो रहा है, देखो ये बड़ा से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको हम बोल रहे हैं डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस को मैं डायरेक्ट सी डॉट लिख दिया हूँ, समझ जाओगे आप। डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम मतलब नष्ट होता हुआ कॉर्पस ल्यूटियम, प्रेगनेंसी नहीं हुआ उस कंडीशन में, ठीक है। जैसे ही प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो रहा है मतलब प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वापस कम हो जाएगा। पॉइंट याद रखना यहाँ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होके लास्ट में एक छोटा सा बॉडी आपको दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं फाइनल डीजनरेटेड जो कॉर्पस ल्यूटियम है। इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस,
ये कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये पूरा स्टोरी है बेटा। फिर से एक बार कॉर्पस एल्बिकेंस, अच्छा इससे पहले 2 पॉइंट यहाँ और देख लेते हैं। जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसमें कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, स्टोर्ड फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसके कारण ये येलो कलर का दिखता है, इसको अपन येलो बॉडी भी बोल देते हैं। अभी बार पूछ लेता है क्वेश्चन, येलो बॉडी किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम को। और कॉर्पस एल्बिकेंस को व्हाइट बॉडी बोलते हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस को व्हाइट बॉडी बोलते हैं। व्हाइट बॉडी कॉर्पस एल्बिकेंस, येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? चलो फिर एक बार थोड़ा सा दूसरे एंगल से कुछ पॉइंट टच करते हुए आगे निकलते हैं दोबारा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल है सबसे पहले, इसके अंदर प्राइमरी oocyte है, स्ट्रोमा के कुछ फ्लैकेंट्स से इकट्ठा हुए और प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाएंगे। सेकंड पॉइंट, प्राइमोर्डियल फॉलिकल धीरे से प्राइमरी फॉलिकल बनना चालू होगा। इसमें क्या होगा, ये जो फ्लैट सेल थे स्ट्रोमा के, ये कॉलमनर बन जाएंगे, जिसको फॉलिकुलर सेल बोलेंगे। और दूसरा, प्राइमरी oocyte सर एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का सिंथेसिस करेगा, निर्माण करेगा, जिसको आप क्या बोलोगे? जोना पेलुसिडा। उसके बाद ये फॉलिकुलर सेल प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको आप बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल, है ना? सेकेंडरी फॉलिकल। और ये जो मास ऑफ सेल बना है, इसको आप बोलोगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक, उसके बाद मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कुछ आपस में इंटरेक्ट करके कलेक्ट होंगे और एक कैविटी का फॉर्मेशन करेंगे। इस कैविटी को आप क्या बोलोगे? एंट्रम। एंट्रम में क्या है? इट इज ए फॉलिकुलर फ्लूइड कैविटी है। ठीक है, वो फ्लूइड होगा, लिक्विड भरा होगा। ठीक है, अब ये कैविटी धीरे से और बड़ा होगा और आपका oocyte पेरिफेरी में कहीं एक साइड किनारे में आ जाएगा। और जो लार्ज कंप्लीट बिग एंट्रम इज ए सिग्नेचर सीक्वेंस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इसके अलावा आप ये देखे थे कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के आउटर मोस्ट लेयर कंडेंस होके एक लेयर का सिंथेसिस किए थे। ये लेयर दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का लेयर दिख रहा है यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल में। इस लेयर को आप बोल रहे हो थीका इंटरना। चलो यही लिख लेते हैं, ये ब्लैक लेयर, ये क्या हो गया? थीका इंटरना। थीका इंटरना क्या करेगा? एस्ट्रोजन सिंथेसिस करेगा। क्या बनाएगा? ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा, सिंथेसिस। और थीका इंटरना के बाहर में कुछ डॉट 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 आपको इकट्ठा वहां पे दिख रहा होगा, तो इसको हम बोल रहे हैं थीका एक्सटर्ना। व्हाट इज दिस? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कलेक्ट होके एक नए लेयर बनाए हैं थीका इंटरना के बाहर। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ये वाला को थीका एक्सटर्ना। ठीक है, तो थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना भी समझ में आ गया। मैच्योर फॉलिकल हो चुका था, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर 14th डे हो गया था, है ना? यहाँ से ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन होने के बाद जो बॉडी बचा, उसने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया। स्टार्टिंग में उसको अपने यंग कॉर्पस ल्यूटियम बोला, लेटर वही मैच्योर होके मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, जिन्होंने क्या किया? प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस किया। क्योंकि इनके पास कई सब प्रकार का न्यूट्रिशन है, तो दे अपीयर येलो, हेंस वी कॉल्ड एज ए येलो बॉडी, है ना? प्रोजेस्टेरॉन बना रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी सपोर्ट करना है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होके क्या बना लेता है? कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस को हम क्या बोल रहे हैं? व्हाइट बॉडी। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा? जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस बना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा वापस। पॉइंट याद रखो, जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया, पूरा सिस्टम खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरॉन लेवल खत्म। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कौन बना रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया, तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ तो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा और एंडोमेट्रियम टूट के ब्लीडिंग के फॉर्म में गिरने लगेगा। ठीक है, तो एक बार आप इस पूरे स्ट्रक्चर को 5 मिनट दे रहा हूँ, बनाना है तो बनाइए और एक बार रिवाइज करिए पूरे स्ट्रक्चर को। इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे बढ़ के फिर हम क्या देखेंगे? फर्टिलाइजेशन देखेंगे इसके बाद तुरंत।
आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आपके बुक में एनसीईआरटी में एक प्रॉपर डायग्राम दिया होगा, लंबा सा चार्ट जैसा, सब अपने अपने पास अगर वो है खुला हुआ उसको रख लेते हैं, ठीक है, उसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे में क्या दिया हुआ है, यूटेरस। सबसे पहले नीचे में क्या दिया हुआ है, यूटेरस। तो अपन ये ले लेते हैं ग्राफ, ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस में इधर, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टोटल लेंथ एवरेज डेज माने अगर, तो एवरेज डेज कितना होता है, 28 डेज का। कितना होता है, 28 डेज का। डेज का। तो 28 डेज में यूटेरस में क्या क्या चल रहा है, यूटेरस के बाद आप क्या देखोगे कि ओवेरी में क्या क्या चल रहा है ना, ओवेरी के हार्मोन्स में, ओवेरी के हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। उसके बाद आप ये देखोगे कि ओवेरी के फॉलिकुलर लेवल में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। अभी आप देखें कई प्रकार के फॉलिकुलर बन रहे हैं ना, तो फॉलिकुलर लेवल 1 से लेकर 28 दिन में क्या क्या चलेगा, फॉलिकुलर लेवल्स। उसके बाद सबसे टॉप में आप देखोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ से क्या क्या चेंजेस सिग्नल आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पहली बात, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। साइकिल मींस इट इज अ साइक्लिक इवेंट। ये हर मंथ आफ्टर लाइक एवरेज ऑफ 28 डेज, हर 28 डेज में सेम इवेंट्स बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एवरेज लेंथ कितना होता है, 28 डेज का। तो यूटेरस में सबसे पहले क्या होता है आप समझना। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या देखें कि कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन हुआ, एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद में क्या हुआ कि कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो डीजेनरेट होने लगा, नष्ट होने लगा। नष्ट होके वो क्या बनाया, कॉर्पस एल्बिकेंस बनाया। तो कॉर्पस एल्बिकेंस बना तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को सपोर्ट करने के लिए, ताकि एंडोमेट्रियम में ही जो जाइगोट जो बना है वो डिवाइड करके वहाँ पे इम्प्लांट होगा, ठीक है। तो एंडोमेट जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, लास्ट में एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, टूट के गिरने लगेगा। तो यही है पहला इवेंट। लास्ट में सबसे पहले क्या हुआ कि कॉर्पस एल्बिकेंस बना, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म, प्रोजेस्टेरोन लेवल खत्म हुआ। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल खत्म हुआ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो ये बना हुआ था ये ऐसे करके टूट के गिर गया, है ना। इसी को हम बोलते हैं, ये एवरेज कितना मानते हैं कि 1 to 5 डेज, 1 to 5 डेज तक मानते हैं कि ब्लीडिंग होगा। तो इस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ से वापस बनना चालू होगा, एंडोमेट्रियम वापस बन रहा है, वापस बन रहा है। समझो कि लगभग हम कहाँ पहुँच गए, हाफ ऑफ द साइकिल, डे 40, ठीक है। एंडोमेट्रियम पहले 1 से 5 दिन में टूट के गिरा। क्यों गिरा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो चुका था, तो ये टूट के गिर गया। प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम टूट के गिर गया। इसको आपने बोला मेंस्ट्रुएशन फेज। उसके बाद वापस सेल डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके एक नया एंडोमेट्रियम बनाएंगे यूटेरस में, सबसे अंदर वाला लेयर, याद होगा आपको। तो इसको हम बोल रहे हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। कौन सा फेज बोल दिए, प्रोलिफेरेटिव फेज। किसके हिसाब से बोल रहे हैं, यूटेरस के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि यूटेरस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रोलिफरेट करके नया लेयर बन रहा है, ठीक लेयर बन रहा है वापस, ठीक है। डे 14 तक कवर किए यहाँ पे। अब डे 14 तक ओवेरियन फॉलिकुलर लेवल में क्या क्या चल रहा था इसको देख लेते हैं पहले।
तो फॉलिकुलर लेवल में आपके पास पहले प्राइमोडियल फॉलिकल था, प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बना, है ना। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, बहुत सारे सेल आ जाएंगे ऐसे। उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा, कैविटी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कैविटी बना था ना एंड्रम, उसके बाद क्या आ जाएगा, डे 14 के आसपास तक क्या बन जाएगा, अभी आप देख के आए थे कि बड़ा सा कैविटी बन जाएगा और एक साइड में क्या होगा, ये होगा आपका वो साइड, है ना। ये इसको हम क्या बोले थे, ग्राफियन फॉलिकल, इसको क्या बोले थे, ग्राफियन फॉलिकल। तो जो अभी आप देखे कि प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा कब तक, डे 14 तक कंप्लीट हो जाएगा। डे 14 के आसपास में आपके पास रेडी है क्या, मैच्योर फॉलिकल, जिसमें मेटाफेज 2 अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद आप ये देखें कि ओवेरियन हार्मोन में क्या हो रहा है, ये देख लेते हैं। तो ओवेरियन हार्मोन में अभी क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल कम था, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, बढ़ा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, बढ़ा और वापस कम होने लगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का लेवल समझो कि डे 9 के आसपास से, अगर ये 14 था, ये 9, डे 9 है ना, इसके आसपास से ये बढ़ना चालू होगा और वापस कम, डे 14 के आसपास क्या हो गया, वापस कम हो गया। तो एस्ट्रोजन लेवल यहाँ पे कैसे बढ़ा, तो कैसे बढ़ा बोलने से सर, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से जब टर्सरी बना था तो आप बोले थे कि थीका इंटरना बनेगा और वो एस्ट्रोजन बनाएगा। तो थीका टर्सरी फॉलिकल डे 9, 10 के आसपास बन चुका है, तो वो वहाँ पे थीका इंटरना बन चुका है। थीका इंटरना से क्या बनने लग गया, एस्ट्रोजन बनने लग गया। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं इसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड में, एक एक करके देखें डे 14 तक क्या चल रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड में आप गए तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एक LH और दूसरा FSH, है ना। मेल में पढ़े थे, मैं आपको बोला था याद रखना, फीमेल में भी यही काम आएगा, LH और FSH। तो LH और FSH का लेवल अभी धीरे धीरे कम चल रहा है, कम चल रहा है। जैसे ये एस्ट्रोजन बढ़ा यहाँ पे 9 दिन के आसपास, एस्ट्रोजन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है। क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक दिया। क्या दे दिया, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि भैया ये लोग सिग्नल फटाफट LH और FSH बनाओ, है ना, बनाने का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये मान लो FSH है, तो FSH का लेवल धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, बढ़ना चालू होगा, ऐसे करके ये बढ़ना चालू होगा, ठीक है। और साथ साथ में इसको अपन क्या लिख लिए, FSH, और साथ साथ में LH भी चल रहा है, ये LH का लेवल अचानक से बढ़ेगा। कहाँ पे, डे 14 से जस्ट पहले, डे 14 से जस्ट पहले, मतलब 24 to 36 आवर, 24 to 36 आवर बिफोर ओवुलेशन, बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन कब होगा, तो लगभग ओवुलेशन होता है 14th डे में। अगर साइकिल का लेंथ 28 डेज है तो ओवुलेशन कब होगा, लगभग 14th डे में होगा। तो 14th डे के 24 से 36 घंटा पहले LH की मात्रा सडनली बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। इसको हम बोलते हैं LH का सर्ज, LH का सर्ज। LH का सर्ज जैसे हुआ, LH का लेवल सडनली जैसे अचानक से बढ़ा, उसके कारण क्या होगा, ओवुलेशन के लिए सिग्नल मिलेगा। तो अगले 24 से 36 घंटे बाद जैसे ही LH बढ़ा, उसके 24 से 36 घंटे बाद मतलब 14th डे में क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन होके एक कहाँ चले गया, आपके पास इन्फेंटिबुलम खुला जा रहा है, और बचा हुआ यहाँ पे ओवुलेशन हो गया। चलो इधर यहाँ पे लिख लेते हैं, ओवुलेशन हो गया 14th डे में। LH का सर्ज कब हुआ, 14th डे के 24 से 36 घंटा पहले, अराउंड 13 डेज में बोल सकते हो आप। क्या कंडीशन है कि साइकिल लेंथ एवरेज कितना माने, 28 डेज माने, उसके हिसाब से पूरा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद LH और FSH का लेवल थोड़ा कम होके ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे यूं चलता रहेगा जब 14th डे के बाद। अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, इसमें आगे वापस फॉलिकुलर लेवल में आगे पिट्यूटरी को छोड़ दी, पिट्यूटरी काम हो गया, LH बढ़ गया, अचानक से बढ़ा तो ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन हो गया तो
oocyte कहाँ पहुंच गया, सेकेंडरी oocyte, इन्फर्टिकुलम होके एम्पुला हो जा रहा है। और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। तो यहाँ पे आप देखें कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा था, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ये देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल चल रहा है नीचे चल रहा है। 14th डे के बाद जब ओवुलेशन हो गया और कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और क्या बना देगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस बना मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुआ मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगेगा। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, कम। और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए, पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन आएगा ना, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए LH का रोल है। LH, ये जो LH हार्मोन है, LH सपोर्ट्स, क्या लिख रहे हैं, LH सपोर्ट्स कॉर्पस ल्यूटियम, सपोर्ट्स कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम दो चीज बना रहा है, दो चीज बना रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक तो बना रहा है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा बना रहा है एस्ट्रोजन। दूसरा क्या बना रहा है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी बना रहा है। तो एस्ट्रोजन आप देखे थे कि पहले 9 दिन के आसपास बढ़ा था, वापस कम हो गया था 14 डे के आसपास। ये एस्ट्रोजन वापस बढ़ेगा, यहाँ पे सेकेंड बार दोबारा बढ़ेगा एक बार एस्ट्रोजन। क्यों बढ़ेगा, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी बना रहा है। और इस बार जो एस्ट्रोजन ये बढ़ा है, ये इस बार जाके किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक मतलब उसको अपोज करेगा कि LH और FSH मत बनाओ। किसको बोलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो ध्यान से देखना, जब फर्स्ट टाइम एस्ट्रोजन बढ़ा था 14 डे से पहले 9वें दिन के आसपास, तब इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया था। ठीक है, टीका इंटरना से बना था ये, और इसने क्या दिया था, पॉजिटिव फीडबैक दिया था। पॉजिटिव फीडबैक होने से LH और FSH की मात्रा बढ़ी थी। और दोबारा जब 14th डे के बाद कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बना रहा है और एस्ट्रोजन बना रहा है, तो एस्ट्रोजन इस बार नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, जिससे FSH और LH का मात्रा क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। LH की मात्रा क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो LH जैसे ही कम होने लगेगा, तो हम ये बोल रहे थे कि LH ही वो हार्मोन था जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रख रहा था। LH नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। और यहाँ पे एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दिया, तो LH की मात्रा क्या होगी, कम होगी। LH की मात्रा कम हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होके क्या बन गया, कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस जैसे बना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम हुआ, वापस क्या चालू हो गया, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग चालू हो गया, वापस यहाँ आ गए। क्लियर है ना। तो यहाँ पे यूटेरस में क्या चल रहा था, प्रोलिफेरेटिव चल रहा था। इसी समय में फॉलिकुलर ओवेरी में क्या चल रहा था, फॉलिकुलर फेज चल रहा था, फॉलिकल्स बन रहे थे। तो इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। देखो दो नाम दिया हुआ है, यूटेरस के हिसाब से प्रोलिफेरेटिव फेज है और फॉलिकल्स ओवेरी के हिसाब से फॉलिकुलर फेज है ना। उसके बाद और ये चलेगा, यहाँ पे ग्लैंडुलर बन जाएंगे सेल, है ना, ग्लैंडुलर बन जाएंगे और सीक्रेट करने लगेंगे, कुछ लिक्विड कुछ फ्लूइड सीक्रेट करने लगेंगे। ये एंडोमेट्रियम फ्लूइड सीक्रेट करने लगेंगे। तो यहाँ से जो ये फेज है, इसको अपन बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। कौन सा फेज बोल रहे हैं, सीक्रेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेशन हो रहा है। कौन कर रहा है सर, एंडोमेट्रियम कर रहा है। अच्छा, यूटेरस के हिसाब से आप इधर प्रोलिफेरेटिव फेज बोले, इसको सीक्रेटरी फेज बोले। तो फॉलिकुलर लेवल में क्या चल रहा है, ल्यूटियम बना है ना। तो ल्यूटियम बना है तो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, तो ल्यूटियम काम चला रहा है, जिसको अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज। दो नाम है दोनों के हिसाब से, यूटेरस के हिसाब से सीक्रेटरी फेज और ओवेरी के हिसाब से ल्यूटियल फेज। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे खत्म किए।
यहाँ पे पॉइंट आप ये याद रखो कि कॉर्पस ल्यूटियम सेकेंड टाइम में जब पहली बार बना तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों बना रहा था। सेकेंड टाइम जब एस्ट्रोजन दोबारा बढ़ा तो ये नेगेटिव फीडबैक दिया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एलएच के लेवल को, एंटीरियर पिट्यूटरी नेगेटिव फीडबैक मिला है तो नेगेटिव फीडबैक कम कर रहा है तो एलएच की लेवल को कम कर देगा। और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए एलएच जरूरी था, उसको सपोर्ट वही करता था। तो जैसे ही एलएच कम होने लगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। कॉर्पस एल्बिकेंस बना तो प्रोजेस्टेरॉन बनाने वाला ल्यूटियम खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म। और प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को सपोर्ट कर रहा था। तो एंडोमेट्रियम भी अब क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होने से टूट के गिरने लगेगा। इसी को हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज। तो ये पूरा साइकिल आपके याद रखना चाहिए। क्लियर, पूरा एक बार जो जो बताया हूँ, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, आप अपने डायग्राम में एक बार लेके बैठ के उसको चीज़ों को सोचो और कंपेयर करो जो मैं यहाँ बताया। ठीक है, एफएसएच का एलएच का सर्ज कब आता है, 24 से 36 घंटा पहले आता है। किसके पहले, ओवुलेशन के पहले। तो कौन सा डे में, अगर एवरेज रेट 28 डेज है तो कौन से दिन में आएगा, 13वें दिन के आसपास आएगा, इतना बोल सकते हो। चलो ठीक है, ये हो गया पूरा कंप्लीट मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद आपका आई थिंक 3:30 के बाद टेस्ट है, आज ही टेस्ट है। तो टेस्ट के हिसाब से पहले तो अच्छा ये क्वेश्चन देख लो एक मेरे तरफ से, ओवा और स्पर्म दोनों गैमेट्स हैं, राइट, दोनों क्या है, गैमेट्स हैं। आप पढ़े होंगे कि ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर पढ़े होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन्हीं तीनों लेयर से पूरा बॉडी का पार्ट्स बना हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवा और स्पर्म कौन से ऑरिजिन के हैं, एक्टोडर्मल ऑरिजिन है, मेसोडर्मल है कि एंडोडर्मल है। तो आप आंसर क्या करोगे, मेसोडर्मल ऑरिजिन आंसर करोगे। क्या आंसर करोगे, मेसोडर्मल ऑरिजिन आंसर करोगे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट एक और मेरी तरफ से आप पढ़े होंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में, वहाँ आप पेनिस पढ़े, पेनिस में आप ग्लांस पेनिस पढ़े, ग्लांस पेनिस में आप पढ़े कि उसके ऊपर एक स्किन का लेयर है जिसको फॉर स्किन या फिर प्रीप्यूस बोल रहे थे, है ना, प्रीप्यूस, फॉर स्किन या प्रीप्यूस। तो उसको कुछ पीपल क्या करते हैं, कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, कट कर देते हैं। कट करने का जो प्रोसेस है उसको एक वर्ड दिया हुआ है, उसका नाम है सर्क्यूमसेशन। सर्क्यूमसेशन, ये वर्ड याद रखो, सर्क्यूमसेशन। किसको, फॉर स्किन या प्रीप्यूस जिसको बोल रहे हो, ग्लांस पेनिस को जो कवर करता है स्किन, उसको कट करके निकालने की प्रोसेस को, उसको कट कर देते हैं कुछ लोग। तो उसको कट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कह रहे हैं, सर्क्यूमसेशन। ठीक है, आई थिंक इसके अलावा सब आप कवर्ड है। आराम से बैठ के क्वेश्चन पेपर बनाइए। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। चलो 2-3 मिनट बाकी है, रिलैक्स होकर इसको देखो, फिर नेक्स्ट क्लास व्हाटएवर ज्वाइन करिए। थैंक यू।